वेलकम टू माय विद्यासागर क्लासेस। विद्यासागर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। चलो आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। क्लास 9 में भी इसके बारे में तुम लोग पहले अध्ययन कर चुके हो, ठीक है। जानते हो वास्तविक संख्या क्या होता है? नहीं पता है? चलो फिर दोबारा से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्या जानने से पहले तुमको जानना जरूरी है क्या? परिमेय संख्या। क्लास 9 का पहला चैप्टर था ना परिमेय संख्या। 8 में भी पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, तो कॉपी निकालो। परिमेय संख्या क्या होता है नोट करते जाना, ठीक है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये पहले भी आप लोग अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q, ठीक है। जैसे आप लोग भिन्न संख्या पढ़े हो ना, अंश बटा हर ना, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं ना, नीचे वाला को हर, ठीक है। इसके रूप में लिखा जाएगा जहां पर P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें 0/1 हम बोले ना P 0 हो सकता है, Q कभी 0 नहीं होगा। नीचे हम 0 भाग में किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो अपरिभाषित होता है, ठीक है। जैसे 2/3, ये P और Q क्या होगा? पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे -5/2 दोनों भी ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। आइए समझ में। इसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलो नोट कर लो इसको। चलिए, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसमें उदाहरण के लिए, ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? क्लास 9 में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे √2 एक ऐसी संख्या है इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3, √5 या फिर देखिए दशमलव में अगर जानेंगे, आप लोग दशमलव प्रसार पढ़े हैं ना। दशमलव प्रसार क्या होता है? एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। फिर अशांत को वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, पता है, 9 में पढ़े हो। अशांत में क्या 2 भाग में बांटा गया? पहला होता है अनवसानी आवर्ती, मतलब जो रिपीटेड होता है। दशमलव के बाद क्या होता है? संख्या रिपीट होता है। मान लो इसमें 10 है, फिर 10 आता है, तो वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। मतलब अनवसानी आवर्ती होगा तो कौन सा संख्या होगा? परिमेय। और अनवसानी अनावर्ती जो रिपीटेड नहीं होता है तो कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, तो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख, जैसे हम 0.3333 ये कभी खत्म नहीं हो रहा है ना, ये 0.33 को हम लिख सकते हैं 1/3। 1/3 का दशमलव प्रसार होगा कि नहीं? अब 1 को भागा दो, देखा जाए 1 को भागा दो 3 से, पॉइंट लगाएंगे 10 होगा। 3 3 में 9, एक बचा।
पॉइंट है फिर 0, ये 3 में 9, ये कभी खत्म होगा नहीं होगा। तो 1/3 आ रहा है ना, 1/3 कौन सी संख्या है बोलो, परिमेय संख्या ना p/q के रूप में है। तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या होगा, परिमेय। और ये वाला जैसे है अनवसानी अनावर्ती, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। क्लियर, चलो लिख लो इसमें, ये वाला उदाहरण दे दो। तो ये आप देखो नेक्स्ट, ये चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। पहला चैप्टर दिया है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को क्या कहा जाता है, वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, परिमेय एवं अपरिमेय, लिखते जाओ। संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलो इसमें उदाहरण में देखो, इसमें परिमेय, जैसे हम 1/2 लिखिए, कौन सी संख्या है, परिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जैसे हम √2 लिखे, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं, सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। सभी वास्तविक संख्या क्यों नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या आते हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। क्लियर। इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज दिया गया है वो संबंधित है आपका HCF तथा LCM से, ठीक है। आप लोग पिछला क्लास में भी पढ़ चुके हैं, HCF LCM सुने कि नहीं नाम, तो आज उसी को फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें भी वही सेम चीज है, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है, अलग है। कि उसको हम HCF कैसे, कितना तरीका हम जानते हैं निकालने का, LCM कितना तरीका, उसके बारे में आज अभी डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF का। नाम से पता चल रहा है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉपी में लिखते जाएंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, मौसक कहते हैं, महत्तक समावर्तक ना, मौसक कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या में होगा। चलो मौसो पहले समझ लेंगे। हाँ, मौसो क्या होता है ना, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या में क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 और 15, ठीक है। आपको क्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, जो इसका 5 और 15 का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो 5 को विभाग करेगा और 15 को विभाग करेगा।
5 होगा। तो 5 और 15 का मौसौ कितना हो जाएगा? 5 है। 5 है मतलब वह 5 की क्या है? ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 को भी भाग करेगा और 15 को। ठीक है, ये होता है मौसौ। 5 को भी भाग करेगा और 15 को भी भाग करेगा। है समझ में? और लॉस में क्या होता है ना, छोटी से छोटी संख्या होती है। वह छोटी से छोटी संख्या होगा, जैसे ये दोनों का अगर हम निकालना चाहें, 5 और 15 का अगर हम लॉस का बात करेंगे, लॉस में क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो 5 भी भागा करेगा और 15 भी भागा करेगा, तो कितना होगा? 5 कैसे होगा? 5 उसको भागा करेगा, 5 को भागा कर रहा है, 5 को 15 भागा करेगा, 5 को नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा? 15 होगा। नहीं आ रहा समझ? छोटी से छोटी संख्या है 15, जो 5 भी देखो भाग कर रहा है ना, 5 3 में 15, और 15 भागा करेगा इसको। आ गया समझ में? ये अंतर होता है दोनों के बीच में। अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे ना, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल जैसे इस बार का एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था जानते हो? बहुत सबका क्वेश्चन का कॉपी चेक किए तो अधिकतर क्वेश्चन का बच्चा जो है उसका आंसर गलत दिया था। क्या पूछ दिया था जानते हो? पूछा था कि 0 और 5 का HCF कितना है। ऑप्शन में क्या दिया था जानते हो? 0 था, 1 था, C नंबर 5 था और D नंबर था इंफिनिटी। कितना होगा बता सकते हो? शून्य और 5 का HCF। जब बेस को हम नहीं समझेंगे तो इस टाइप का आंसर हम प्रॉब्लम हो जाता है। आएंगे इसका जो बताए थे ना अभी 0 और 5 का, बहुत कोई क्या किया है, 0 क्या है, कोई 1 क्या है, लेकिन 0 5 का इससे 5 ही होगा। ठीक है, बताइए कैसे होगा। चलिए अब इसका देखते हैं HCF निकालने का विधियां। ठीक है, HCF निकालने की विधियां। चलिए प्रथम विधि हम बात करते हैं इसमें, गुणनखंड विधि। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें 12 और 16 का। हमको क्या निकालना है? HCF मतलब क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, जो 12 को भी भागा करेगा, 16 को भी भागा करेगा। तो बताओ कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है? दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। कितना होगा? 4 होगा। नहीं आ रहा समझ में तुम लोगों को? नहीं आ रहा है? चलो इसको नहीं आ रहा है, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड लिखते हैं। 12 का क्या लिखेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड पता है कि नहीं? हाँ, 16 का गुणनखंड। चलिए 12 जो संख्या है ना, वो किससे किससे विभाजित होता है बताओ? 1 से जाएगा सभी संख्या, और किससे जाएगा? 2 से जाएगा कि नहीं? 2 6 में 12 होता है ना। आ रहा समझ में? अब बोलो 3 का पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं? 3 4 में 12, 4 का पहाड़ा में 4, 3 में 12, 5 का नहीं आता है, 6 का आता है ना, 6 2 में 12, आधा हो गया, तो लास्ट किस में जाएगा? 12 में जाएगा। अब इसका बताओ, तुम बताएगा, बोलो किससे किससे विभाजित होगा? 1 से जाएगा, बहुत अच्छा। 2 से भी जाएगा, 3, 16 का 3 से जाएगा भागा? नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 5 से, 6 से जाएगा? नहीं जाएगा ना। 7 से, 8 से जाएगा, 8 2 16, और किस में जाएगा? 16।
ठीक है, अब निकालते हैं सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड में देखो तो क्या क्या कॉमन है, एक है, दो है कि नहीं, और चार, एक दो और चार। आइए समझ में, मतलब एक दो चार का मतलब क्या है, एक जो है ये दोनों को भाग कर रहा है, दो भी ये दोनों को भाग कर रहा है, और चार भी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है। बड़ी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग कर रहा है ना, 12 और 16 का HCF कितना हो गया, 4 हो गया। बोलो नहीं आया समझ में, आया कि नहीं? चलो देखो आ गया, तो इसको फिर बना के दिखाना है। बनाओ, इसको एग्जाम्पल में बनाओ। चलिए अभी आते हैं इसमें दूसरा विधि। कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, आप देखो इसमें किसी भाज्य संख्या को, ठीक है, किसी भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इसमें 120 को क्या करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 120 को चलिए सबसे पहले 2 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 6 में 12 60 होगा। चलिए फिर 2 से भागा देंगे, 2 30 में, फिर जाएगा ना 2 से, 2 15 में, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 में। तो 120 को देखिए तो क्या लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये दो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसके किसके गुणनफल के रूप में लिखा गया, 2 का कितना घात है, 3 घात, 3 का कितना घात है 1, और 5 का 1। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई दूसरा संख्या को भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चलिए आप इसको लिख के दिखाएंगे, लिखिए इसमें 124 को लिखिए, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दिखाइए बना के। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल हो गया ना। 124 का कितना आया, 2 का घात कितना आया। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि में दो संख्या a और b का HCF क्या होता है ना, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करेंगे। लिख लीजिए इसमें HCF AB इक्वल टू संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब देखिए इसमें उदाहरण देखिए, इसमें 6 और 20 लिए, ठीक है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, चलिए 2 3 में 6 होगा, तो 6 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे साइड में, 20 का, चलिए 2 10 में 20
2 5 में। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे ना 2 गुना 5। तो ये अब ये दोनों का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका 6 और 20 का। एचसीएफ में क्या बोला गया ना प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन है 2। तो 2 का सबसे छोटी घात लिखेंगे कितना कॉमन है छोटी घात 1 और कुछ कॉमन है नहीं है। तो 2 का पावर 1 ही क्या होगा उसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। समझ में ठीक है। हम और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए 6 72 और 120 का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। कौन सा विधि से ना अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 3 में 6 होगा अभी निकाल लेते हैं ना। तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है 72 को चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 में जाएगा 2 3 में 6 2 6 में 12 फिर 2 में 2 1 में 2 2 8 में 16 2 9 में 18 3 3 में ना। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 नहीं 3। चलिए इसके बाद कितना बचा 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 120 का 2 6 में 12 2 30 में 2 15 में 3 5 में। तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें उभयनिष्ठ 2 है और 3 है ना। तो एचसीएफ किसका किसका लिखेंगे ना 6 72 120। उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे कम घात लिखेंगे 2 का 1 घात और 3 का 1 घात है। ठीक है 2 का 1 मतलब 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आज समझे चलो बना। चलिए अभी तक हमने एचसीएफ निकालने का कितना विधि सीखे। पहला विधि सीखे इसमें गुणनखंड विधि। दूसरा विधि बताए इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी तीसरा विधि बताएंगे। ठीक है तीसरा विधि आप लोग पहले ही जानते हैं। कौन सा विधि है ना भाग विधि। ये आप लोग पहले ही जानते हैं भाग विधि के द्वारा कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है चलिए भाग विधि के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। चलिए 24 और 28 इसको हम विभाजन मेथड से ठीक है डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भगा देते हैं। ठीक है बड़ी संख्या को किससे भगा देंगे छोटी संख्या से। मतलब 28 को भगा देंगे किससे 24। किस में जाएगा 1 में जाएगा ना 2 में पार हो जाएगा। तो 24 1 में 24। ठीक है तो ये कितना बचा 4। ठीक है फिर ये 24 को यहां लाते हैं ना फिर 4 से भगा देंगे किसको 24 को। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है ना। तो बोले 4 का पहला 4 6 में 24 शेषफल क्या हो गया शून्य हो गया। तो ये इसका क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। किसका एचसीएफ ना 24 और 28 का एचसीएफ कितना है 4। ये विभाजन मेथड कहते हैं। पहले पढ़े हो कि नहीं बोला। ठीक है और ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा शेष शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है देखो इसमें 3 नंबर दिया गया है। ठीक है 12 15 और 21। सबसे पहले तीनों का तो एक साथ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है फिर उसका जो एचसीएफ निकल जाता है मान लीजिए दोनों का निकालते हैं फिर उस एचसीएफ के साथ तीसरा नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं 15 12 का निकालते हैं। चलिए 15 को भगा देंगे ना 12 से बोलिए किसमें जाएगा 1 में जाएगा। कितना हो जाएगा 12 कितना बचा 3।
फिर 3 से 12 को किससे भगा देंगे? 3 से। तो 3 कितना में 12 हो जाएगा? 4 में। तो इसका ये 0 हो गया। तो इसका HCF कितना निकल गया? 3। अब इस 3 और 21 का HCF निकालेंगे, मतलब फिर 21 को किससे भगा देंगे? 3 से। 3 7 में 21, शेषफल 0। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? HCF बराबर कितना हो गया? 3। ऐसा समझे? तो ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं भाग विधि ना, इसको और बताने का जरूरत नहीं है, और इस क्लास 10 का सिलेबस में ये नहीं है। सिलेबस में कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो पहले हम बता दिए। ठीक है, लिख लीजिए। इसको जानना इसलिए जरूरी है कि आपका मान लीजिए ऑब्जेक्टिव सवाल दे देता है, छोटा छोटा सवाल दे देता है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों जाएंगे? उसमें गलत होने की संभावना है, ये हम पहले सीखे हुए हैं। ठीक है, इसमें गलत होने का चांस कम है, इसलिए इस प्रोसेस में करेंगे। लिख ले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम सुने हो? पहले सिलेबस में था, इस बार हटा दिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जानने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जानना जरूरी भी है। अभी नहीं जानेंगे तो फिर बाद में हो सकता है फिर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानने से पहले आपको जानना जरूरी है भागा। अभी हम विभाजन मेथड में दिखाए ना, उसी का ही ड्राइव रूप है, उसको ड्राइव करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनाया गया, जो विभाजन मेथड अभी सीखे। ठीक है, चलिए विभाजन में हम कुछ थ्योरम थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए हम किसी संख्या को 2 से भागा देते हैं। चलो एक संख्या बताओ, कोई भी संख्या बताओ, बोलो। 18। चलो 2 से भागा देंगे, शेषफल बताना है, कितना किसमें जाएगा? दोनों में 18। शेषफल कितना है? 0। आप लोग जानते हैं कि नहीं भागा में किसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो, क्या कहते हैं इसको? हम लिख देंगे, भागफल। क्या कहते हैं? नहीं जानते हो? ये 1 2 क्लास का छोटा बच्चा को पढ़ाया जाता है, जब भागा सिखाया जाता है सबसे पहले चीज बताया जाता है कि ये बाबू इसको क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसको भाजक कहते हैं ना। याद है कि नहीं? चलो याद नहीं है, भूल गए, दोबारा से याद हो गया अभी, अब नहीं भूलेंगे। अब चलिए, इसमें भागा हम लोग कभी क्या करते हैं? बड़ा बड़ा भागा 4 क्लास 5 क्लास में किए हैं। भागा करते टाइम हम लोग जांच भी करते थे ना कि मेरा भागा सही है कि नहीं। कैसे जांच करते थे, याद है? जांच नहीं जानते हैं? कैसे करते हैं? इसका भागा सही है कि गलत है कैसे बताएंगे? किसको किसको गुना करते थे बताओ? हाँ, 2 और 9 को गुना करते हैं, मतलब भाजक और भागफल को गुना करते थे। और क्या करते थे? और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये गुना कर दिए, दोनों में 18। कौन सा आ गया? ये वाला आ गया ना। अब चलो तो दूसरा हम 19 को भागा देते हैं। 2 9 में 18, शेषफल कितना बचा? अब बोलो, इसमें गुना कर, दोनों में 18, लेकिन यहाँ कितना है? क्या ये गलत है भागा? सही है। कैसे सही है? हाँ, यही तो हम जानना चाहते थे कि इसको तो गुना करेंगे और किसको जोड़ेंगे? शेषफल को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, चलो आइए समझ में। चलो अब थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। चलो किसी संख्या को 2 से भागा दिए ना, शेषफल क्या आया? फिर 2 से भागा दिए, कितना आया? 0 और 1 के अलावा और कोई होगा? 2 से भागा देंगे तो शेष हमारा जो है 0 और 1 को छोड़ करके कोई और दूसरा संख्या होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों? सुने इधर, अगर किसी संख्या से 2 से भागा देंगे ना तो शेषफल हमेशा 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा क्या क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मान लो 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या क्या होगा? कौन बताएगा?
शून्य होगा, एक होगा, दो होगा, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं होगा। क्लियर? 4 से देंगे तो बोलो 4 से के लिए 0 1 2 3 4 होगा क्या? 4 होगा? नहीं होगा 4, हमेशा 4 से छोटा, हमेशा क्या होगा? 4। अब बताना है अगर किसी संख्या को 6 से हम भगा देते हैं तो शेषफल क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 भी होगा? नहीं होगा, हमेशा क्या आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा क्या क्या होता है? 5 4 3 2 1 0। ठीक है, शेषफल इतना ही आएगा, इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसी को हम क्या करते हैं? इसी को यूक्लिड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मान लो किसी संख्या ए को, किसको? ए को किससे भागा देते हैं? बी से भागा देते हैं। मेरा भागफल क्या आता है? Q, शेषफल आता है R। तो वहां से बताओ भाज्य इसमें कितना है? भाज्य बताओ इसमें कौन सा है? ए है, ए बराबर लिखेंगे ना, भाज्य बराबर भाजक बोलो B गुना भागफल बोलो Q जोड़ शेषफल बोलो R। तो ए बराबर क्या लिखा गया? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को ही क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यदि किसी संख्या ए को बी से भागा देते हैं और भागफल क्या आता है? क्यू और शेषफल आर। ठीक है, और आर का जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू जो है क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर। नहीं आ रहा समझ में? आर मतलब शेषफल, अभी बताया ना, शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा होगा। भाजक इसमें क्या है? बी से। ये बी से छोटा होगा। 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन बी से छोटा। क्लियर? नहीं आया समझ में? इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जैसे एक उदाहरण अभी लेते हैं। अभी हमने बनाया था, उसके पहले वाला क्वेश्चन देखो तो कौन सा सवाल था? 24 और 28 था क्या? 24 और 28 था ना? चलो इधर देखते जाओ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ऐसे उसमें कैसे निकालते हैं? हम निकाले थे 24 और 28 का। कौन सा विधि से निकाले थे? विभाजन मेथड से। 28 को भागा दिए थे पहले 24 से ना। किसमें गया था? एक में। कितना बचा? 4। ठीक है, अब इसी से बताओ भाज्य। इसमें भाज्य कितना है? 28 बराबर भाजक कितना है? भागफल कितना है? शेषफल कितना है? लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि 28 बराबर 24 गुना 1 जोड़ 4। फिर 24 को भागा देंगे ना फिर 4 से। देखो 4 कितना में 24 होगा? 6 में 24। शेषफल कितना आ गया? 0। तो फिर 24 को लिखेंगे ना, 24 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? 4 गुना 6 जोड़ 0। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता है। और इसका ये वाला क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों का एचसीएफ क्या है? 4 है। और इस मेथड को क्या नाम दिया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कुछ है? नहीं है, ये पहले का पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन इसको सिर्फ लिखे, दूसरा तरीका से लिखा गया। ठीक है, लिख लेंगे इसमें। चलिए, लॉस सबसे पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से
पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए इसको समझाएंगे, 3 और 5 का लॉस, मतलब आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है, जो 3 भी उसको भाग करेगा और 5 भी भाग करेगा। तो कौन सी संख्या है जो 3 भी भाग करेगा, 5 भी भाग करेगा? सबसे छोटी संख्या बताइए, कितना होगा? 15। नहीं आ रहा समझ में? 15 3 भी भाग कर रहा है ना, 15 को 5 भी कर रहा है। 15 के बड़ी संख्या है, 15 के बाद कौन सी संख्या आएगा? 30 आएगा। 3 विभाग करेगा, 5 विभाग करेगा, ठीक है। लेकिन 15 से और कोई छोटा संख्या नहीं होगा। तो 15 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो 3 विभाग करेगा और 5 विभाग करेगा। ये उसका क्या कहलाता है? एलसीएम, लॉस, ठीक है। आए कि नहीं समझ में? चलिए इसी तरह से उदाहरण दूसरा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको बताएंगे, 2 और 10 का लॉस। कौन बताएगा कितना होगा? 20। 20 से छोटा नहीं है, देखते जाओ। 20 से और कोई छोटा संख्या नहीं है जो 2 भी भाग करेगा, 10 भी करेगा, नहीं है 20 से छोटा। नहीं, 10 नहीं है क्या? तब 2 विभाग कर रहा है, 2 5 में 10 और 10 1 में 10। 10 से और कोई छोटा नहीं है, ठीक है। 20 तो बड़ा हो गया, तो क्या बोला गया? छोटा से छोटा संख्या जो 2 विभाग करे और 5 10 विभाग करे, ठीक है। आए कि नहीं समझ में? ये क्या कहलाता है? उसका लॉस कहलाता है, एलसीएम, ठीक है। देख लेंगे। अब पढ़ेंगे एलसीएम निकालने की विधियां। चलिए एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती है इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले विधि इसमें देखते हैं गुणज विधि। चलिए गुणज विधि में सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं 3 और 5 का। चलिए इसमें ध्यान देंगे, पहले देख लेंगे 3 का हम गुणज लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 5 का गुणज। अब 3 का गुणज में बताइए क्या क्या आएगा? 3 आएगा, 6, 3 2 में 6, 3 3 में 9, 12, 15, 18, 21, इस तरह से जाएगा ना। 5 का गुणज दे बोलिए, 5 10 15 20 25 30, इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब सार्वगुणज देखते हैं, बोलिए कॉमन क्या है दोनों में? 15 है और 30 होगा, 15 30, इस तरह से जाएगा। अब एलसीएम किसका? 3 और 5 का, सबसे लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आ गया कॉमन, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 15। ये उसका क्या है? एलसीएम। नहीं आया समझ में?
आ गया? तो इसको बना के दिखाओ, 2 और 5 बनाओ। चलिए अब दूसरा मेथड देखेंगे। इसमें मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये मेथड आपका सिलेबस में है, ठीक है, इसलिए इसमें स्टार मार्क दे दिए। उसमें भी जो हम लोग पढ़े ना एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड विधि, वो भी आपका 10 क्लास का सिलेबस में है, ठीक है, वो नया चीज आप सीखे। इसमें भी ये नया चीज है आपके लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ, सॉरी एलसीएम लिखेंगे। इसमें एलसीएम ए बी संख्याओं में लिखते जाइए। संबंध मान प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालेंगे। उदाहरण लिया है 6 और 20 का, तो 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 3 में 6, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 गुना 3, यानी कि 2 का अधिकतम पावर कितना है, 1, 3 का भी अधिकतम पावर 1 है। चलिए 20 का निकालिए उस तरह से अभाज्य गुणनखंड। 20 का 2 10 में 2 5 में, तो क्या लिखेंगे, 2 का बोलो 2 गुना 5 का अधिकतम पावर 1। अब इसमें ध्यान देना, ये लिख लेंगे ना, लिखने के बाद एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 6 और 20 का। इसमें क्या बोला गया, न संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल लिखेंगे। इसमें क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है, कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 2 का सबसे बड़ी घात बताइए, 2 है, 2 का सबसे बड़ी घात कितना है, 2, बड़ी वाला लिखना है। उसमें क्या था, छोटी वाला लिखना था, इसमें बड़ी घात। आप बोलो 2 के बाद 3 है ना, 3 का बड़ी घात बताइए, 1 है। 5 का बड़ी घात 1 है, जितना बड़ा घात होगा उसको लिखते जाना है, ठीक है। तो 2 का घात 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 का घात 1 मतलब 3, 5 का घात 1 मतलब 5, 3 4 में 12, 5 में 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए 8, 12 और 16 का, इधर पहले ध्यान देंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 2 4 में 8, 2 2 में 4, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। चलिए 12 का फिर उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 6 में 12, 2 3 में 6, तो 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। 16 को लिखिए उस तरह से। चलिए 2 8 में 16, 2 4 में 2 2 में ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 4। अब एलसीएम निकालना है किसका, 8 12 16 का, बताइए 2 का घात ना, बोलिए कितना लिखेंगे, 4, अधिक वाला लिखना है। आ रहा समझ में,
दो का इसमें अधिक वाला कितना है, इसमें देखो 3 है, 2 है, 4 है, तो अधिक वाला जो है वो ही लिखेंगे। 2 का अधिक घात कितना है 4 गुना और कौन सी संख्या है 3, 3 का अधिकतम घात कितना है 1 है। अब 2 का घात 4 निकालेंगे, 2 2 में 4, 2 में 8, 2 में 16 और 3 का घात 1 मतलब 3, 16 3 में 48। बोलो नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आ गया। तो अभी इसको बना के दिखाएंगे। सोलह और 20 का तीसरा मेथड देखते हैं, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको हम क्या कर रहे हैं रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, ये मेथड क्या है विभाजन विधि। विभाजन विधि के द्वारा हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लेते हैं एक उदाहरण, चलिए 8, 12 और 16। ये आप लोग थोड़ा सा रिमाइंडर दिला रहे हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 8 कॉमा देके लिखते हैं ना, 8, 12, 16 याद आ रहा है। किसमें देंगे 2 से जाएगा, जो नहीं जाता है उसको नीचे उतार देते हैं। 2 4 में 8, 2 6 में 12, 2 8 में 16, फिर 2 से जाएगा, 2 2 में 4 याद है कि नहीं, 2 3 में 6, 2 4 में 8। ये तब तक करते रहेंगे जब तक इसमें कोई कॉमन नहीं रहता है। जैसे इसमें अभी भागा जा रहा है दोनों में, तो फिर देंगे 2 से, 2 1 में 2, 3 तो 2 में 4, और दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है ना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, गुना 1 का दिखने की जरूरत नहीं है, 1 के साथ कोई भी संख्या गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट इंटू 3 इंटू 2 याद है कि नहीं, 2 2 में 4, 2 में 8, 3 2 में 6, 8 6 में 48। अभी निकाल लेते शायद इसका, कौन सा मेथड से निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इसको भी निकाले विभाजन विधि से। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम आंसर आया 48 हो जाएगा। ये वाला बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग पहले से सीखे हुए हैं, सिर्फ रिमाइंडर दिला दें। ठीक है, अब हमने HCF सीख गए, एलसीएम भी सीख गए ना। HCF कैसे निकालेंगे उसके लिए भी विधियां देखे, एलसीएम का भी विधियां बता दिए। अब आते हैं कि दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, HCF और एलसीएम के बीच में क्या संबंध है। इसके बीच में संबंध क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। ये संबंध होता है दोनों के बीच में। हाँ, इसको नोट कर लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। जैसे इसमें एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, पहले देख लेंगे। चलिए 6 और 20 का हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 6 का बताइए अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 3 में 6। 20 का बताइए, 20 का चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 10 में 2 5, तो 2 का घात 2 गुना 5 का घात 1। ठीक है, तो चलिए HCF बताएंगे, कौन बताएंगे HCF 6 और 20 का, बोलिए कितना है HCF 2 का पावर 1 बराबर 2। एलसीएम बताएंगे 6 और 20 का, बोलिए 2 का घात 2 अधिक वाला लिखेंगे, इसमें क्या लिखे कॉमन का कम वाला। ठीक है, 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, 2 का पावर 2 मतलब 4 गुना 3 गुना 5, बोलिए 4 3 में 12, 5 में 60 हो गया। अब ध्यान देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या क्या दिया हुआ है
6 और 20 ना, 6 और 20 को गुना कीजिए, कितना हो गया बोलो, शायद 120 ना, सही है। तो फिर निकालते हैं HCF इंटू LCM। बोलिए HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 60, कितना हुआ। अब देखिए तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है क्या, HCF इंटू LCM। ठीक है, ये रिलेशन होता है। आगे समझ में, इसी से आधारित आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि एक्सरसाइज का सवाल आप अपने से ही बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। पहला सवाल दिया गया है आवाज गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, आवाज गुणनखंड इस तरह से लिखना है। दूसरा सवाल दिया है HCF और LCM निकालने का। तीसरा सवाल दिया है HCF LCM दोनों निकालिए, फिर जांच कीजिए। ये वाला क्या जांच करना है ना, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है कि नहीं। तो क्वेश्चन 1, 2 और 3 बन जाना चाहिए, बना के लाएंगे। ठीक है,